Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज का हमारा ऑर्गेनिक का लेक्चर नंबर 5 है और आज के इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग के बारे में। नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेमिंग वैसे भी केमिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं और कहीं पे कोई नाम आ गया, ठीक है, नाम आ जाने से अगर आप अपने दिमाग में उस चीज़ को अज्यूम कर पा रहे हैं कि हाँ यहाँ पर ये ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है या ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, इसमें ये एटम हो सकते हैं, इसमें ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड हो सकता है, क्या कनेक्टिविटी हो सकती है, किस तरीके का कॉम्पोजिशन हो सकता है। तो अगर आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया लगने लग जाता है तो ऑटोमेटिकली ना आप काफ़ी बॉन्डेड फील करने लगते हैं, आप बहुत ही कनेक्टेड फील करने लगते हैं चैप्टर से, सब्जेक्ट से, ठीक है। तो मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से नेमिंग को स्टार्ट करूँगी। आई गेस बहुत सारे बच्चों को जो मैं स्टार्टिंग में बताऊँगी वो पता भी होगा, ठीक है, बट मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि नेमिंग आपको बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो रूल्स पे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊँगी, वो आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, याद मतलब अभी ऑन द स्पॉट अगर याद कर सकते हैं तो याद कर लेना, और बाद में तो आपको नोट डाउन करने के बाद याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हम लोग नेमिंग सीखेंगे और आई गेस कि आप लोगों को पसंद भी आएगा, बट आपको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ और रेगुलरिटी के साथ इसको पढ़ना है, याद करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे आप कुछ कंपाउंड्स की नेमिंग खुद से करने लग जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो आपका अंदर का कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होगा कि हाँ हमें आ रही है नेमिंग। और नेमिंग सच में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप देखिए ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री आपको सिर्फ एक थोड़े से लिमिटेड टाइम के लिए पढ़नी है। अगर आप केमिस्ट्री को आगे भी पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसको समझना और उसकी बारीकियों के बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को उसमें भी या तो पता नहीं होता है या डाउट होता है या प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं पता होता है। फंक्शनल ग्रुप हमारे एक्चुअली में ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप में हम लोगों ने कैटेगराइज कर रखे हैं। इसमें हमारा एक एटम भी हो सकता है और मल्टीपल एटम्स भी हो सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टी होती है कि अपनी ही खुद की, इनकी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़, ये अपनी ही खुद की प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि एक फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल और एक फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग रहेंगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग रहेंगी। हाँ, ऐसा हो सकता है ज़रूर कि भाई किसी वजह से इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ सेम हो सकती हैं, जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल अल्कोहल है वो एसिडिक इन नेचर होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी एसिडिक इन नेचर होता है, क्योंकि दोनों H+ रिलीज़ करने की क्षमता रखते हैं। बट ऐसा नहीं होगा कि दोनों की एसिडिक प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर 10 प्रॉपर्टी अल्कोहल शो कर रहा है तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो सेम मैच करेंगी 10 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रुप की, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है एन एटम, ठीक है। हम बात कर सकते हैं हेलोजेंस की, जैसे कि हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पे क्या होता है, सिंगल एटम आता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ RX की, R जो है ये हमारा एल्काइल ग्रुप होता है, यहाँ पे हमारे कार्बन की चेन आ सकती है, ठीक है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल CH3Br है, इसे हम बोलते हैं हेलो अल्केन्स। क्या कहते हैं इसे हम, हेलो अल्केन्स। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल एटम है। अगर हम बात कर रहे हैं ग्रुप ऑफ एटम्स की, तो ग्रुप ऑफ एटम्स में एक से ज़्यादा एटम्स आपके आ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ROH। OH क्या होता है आपका, अल्कोहलिक ग्रुप, तो ये अल्कोहल आ गया। RCOOH ये क्या है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया।
तो ज़रूरी नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप में आपका एक ही एटम रहे, एक एटम भी हो सकता है, आपके एक से ज़्यादा एटम भी फंक्शनल ग्रुप में हो सकते हैं। और हाँ, इनकी खुद की ही अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि हेलो अल्केन की प्रॉपर्टीज़ अलग रहेंगी, अल्कोहल की अपनी खुद की अलग प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ अलग रहेंगी, ठीक है। तो क्या क्या हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। मैं अभी आपको टेबल बना दूंगी तो वो आप नोट कर सकते हैं, बट उससे पहले हम लोग एक चीज़ और डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे जो भी एक दो एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, 2-3 एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, तो ये तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब ये जो आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, ये भी तो कार्बन से आकर जुड़ते हैं। तो कार्बन कैसा है, ठीक है, कार्बन किस तरीके की फैमिली, मतलब कैसा है कार्बन, सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्डेड है, तो इनकी भी हम लोग फैमिली डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि ये किस परिवार से हैं। तो इसमें भी फैमिलीज होती हैं। बेसिकली हम लोग 3 तरीके की फैमिलीज पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है एल्केन्स, फिर आता है एल्कीन्स, ये सब आपको पता भी होगा आई गेस, है ना, और थर्ड आता है एल्काइंस। एल्केन्स हम उसको कहते हैं जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड हो, मतलब आपका फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसमें क्या है, कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, ठीक है। फिर अल्कीन्स में क्या आता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कि आपका फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा है या ऐसे चेन से जुड़ा है जहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सीधा इसी कार्बन से जुड़ा हो, इससे भी जुड़ा हो सकता है, और लाइक ऐसे भी हो सकता है कि इधर डबल बॉन्ड आ गया और इधर जाके इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, बट जो कंपाउंड है उसमें तो डबल बॉन्ड आ गया ना, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो क्या होता है, एल्काइंस। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कुछ यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स लिखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में क्या होता है, अच्छा जिन बच्चों को नहीं पता है उन्हें मैं बता दूँ, हम ना एल्काइल वर्ड को जनरली मतलब जो एल्काइल वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं कि जैसे कोई एल्काइल ग्रुप है तो उसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो आर से होता है, ठीक है। आर जो है वो हमारा कुछ भी हो सकता है, CH3, C2H5, C3H7, कुछ भी हो सकता है। अब ये आता कहाँ से है, ठीक है। देखो हमारे पास अल्केन्स होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था एल्केन्स क्या होते हैं, जिसमें CC कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं, जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो वो एल्काइल बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्काइल। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास है CH4, CH4 क्या होता है, मीथेन, अल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो, क्या बन जाएगा, CH3, तो ये बन जाएगा मिथाइल, ठीक है। जो भी अल्केन था उसका एल्काइल बन जाता है, मीथेन का क्या बन गया, मिथाइल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास है CH3CH3, तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं, एन, तो ये क्या बन गया, इथेन, है ना। इसमें से एक हाइड्रोजन को कम कर दीजिए, क्या बन जाएगा, CH3CH2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इथाइल। ऐसे प्रोपेन क्या बनाएगा, प्रोपाइल, ब्यूटेन क्या बनाएगा, ब्यूटाइल, ठीक है। इसको मैं ना आगे और अच्छे से डिस्कस कर दूंगी, अभी तो पहले हम इस टॉपिक पे आ जाते हैं। बस वो वर्ड आ गया था तो मैंने सोचा एक आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, ठीक है। तो जब हमारे एल्काइल के साथ, एल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन आ जाता है तो उसे हम कहते हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को हम लोग हैलो अल्केन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलो अल्केन्स भी कहते हैं। इसमें हैलोजन ग्रुप जुड़ता है। हैलोजन ग्रुप के लिए जनरल रिप्रेजेंटेशन X से की जाती है, जैसे अल्काइल ग्रुप के लिए R से करते हैं ना, ऐसे ही हम लोग हैलोजन की रिप्रेजेंटेशन X से करते हैं। ये हमारा हैलोजन हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये 4 होते हैं। एस्टाटीन हम लोग इसलिए नहीं लेते, आयोडीन के बाद ना एस्टाटीन भी आता है, बट उसे हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। क्लियर है,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में क्या होता है, OH ग्रुप जो है वो जुड़ता है कार्बन के साथ। तो एल्कोहल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, OH से, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ईथर्स। ईथर्स में क्या होता है, दो कार्बन के बीच में एक सिंगल ऑक्सीजन आ जाती है जो क्या करती है, दो कार्बन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट करती है खुद को, ठीक है। तो ईथर का क्या होता है, O, ऑक्सीजन। फिर आता है अमीन्स, जिसे हम अमाइंस भी कहते हैं। इसमें NH2 जुड़ता है कार्बन के साथ, ठीक है। तो ये है NH2। ये हमारे पास 3 तरीके के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। वो मैं आपको सिखाऊंगी जब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर आते हैं थायोल्स। ध्यान रखना, एल्कोहल्स और थायोल्स। एल्कोहल्स में OH आता है, थायोल्स में SH आता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स में आता है CHO। CHO हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, जो एक्चुअल में कैसे होता है कि इस कार्बन ने इधर किसी के साथ बॉन्ड बनाया है, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है और एक H होता है। तो दिस इज एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। ये मैंने इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाया है। फिर आता है कीटोन्स। कीटोन्स में क्या होता है, कार्बोनल ग्रुप, इसको बोलते हैं कार्बोनल ग्रुप, ठीक है। तो जो कार्बोनल ग्रुप है वो इधर भी कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है और उधर भी क्या बनाता है, कार्बन के साथ बॉन्ड, ठीक है। फिर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या होता है, COOH। ये भी इधर बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। इसका जो ओपन स्ट्रक्चर होता है वो होता है कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O, सिंगल बॉन्ड H। तो ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर नीचे जगह नहीं थी तो मैंने बाकी के बचे हुए उस साइड लिख दिए। एस्टर होता है। एस्टर्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, COOR। ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है कि कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और OR है। अच्छा, कई बच्चों को मेरे ख्याल से पता नहीं होगा, ऑक्सीजन जनरली 2 बॉन्ड बनाता है, 3 भी बनाता है, पर तब प्लस साइन आता है। हम जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं कि जनरली ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है और 2 लोन पेयर कैरी करता है, ठीक है। नाइट्रोजन ऐसे नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर कैरी करता है, इससे ज़्यादा भी बना सकता है, ठीक है। मैं जनरल फॉर्म की बात कर रही हूँ। कई सोचो कि क्या हो गया, ये दुनिया सी उजड़ गई हमारी, तो क्या बताया था क्या निकला, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। तो यहाँ पे सब पे ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर्स, ठीक है, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर्स कहते हैं। फिर है एसिड हैलाइड्स। एसिड हैलाइड्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, COX, ठीक है। तो ये इसी तरीके से है, C डबल बॉन्ड O और X। फिर आता है अमाइड्स। अमाइड्स कहते हैं हम CONH2 को। यहाँ पे कार्बोनल ग्रुप जो है वो NH2 के साथ जुड़ जाता है। ये डेरिवेटिव होते हैं, एसिड हैलाइड्स, एमाइड्स, ये सारे डेरिवेटिव होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, इनसे हम बनाते हैं, इनको पढ़ेंगे आप आगे बाद में हायर क्लासेस में। फिर आता है नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स हम कहते हैं CN को। तो इसमें कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बना के रखता है नाइट्रोजन के साथ। पहले ज़माने में हम इसे साइनाइड्स कहते थे, फिर बाद में इसको आयुपैक ने रिप्लेस कर दिया नाइट्राइल से, कि आयुपैक नेमिंग जब हम करेंगे तो हम वर्ड यूज़ करेंगे नाइट्राइल्स, ठीक है। तो आई गेस आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग गया होगा। वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ हम लोग किसको कहते हैं, A series of similarly constituted compounds in which the members possesses the same functional group and have similar chemical properties। जैसे कि for example हमारे पास एक functional group है alcohols। फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल्स का, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है ROH। मैंने आपको बताया था कि R क्या रिप्रेजेंट करता है, R रिप्रेजेंट करता है एल्काइल ग्रुप। जैसे कि मान लीजिए आपके पास है CH3OH, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा CH3। मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले यहाँ पर लिखकर कि दिस इज मिथाइल अल्कोहल। CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल, OH को बोलते हैं अल्कोहल, तो नाम क्या हो गया, मिथाइल अल्कोहल। आयुपैक पे मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि अभी तक मैंने सिखाया ही नहीं है, ठीक है। फिर इसके नेक्स्ट अगर हम एक कार्बन को बढ़ा दें तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा इथाइल
एल्कोहल। अगर एक और कार्बन को बढ़ा दें CH3 CH2 CH2OH, क्या बन जाएगा? N प्रोपाइल एल्कोहल। बट अभी मैं फ़िलहाल चलो लिख ही देती हूँ N प्रोपाइल एल्कोहल, क्योंकि स्ट्रेट चेन है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, जब बार बार आप CH2 ग्रुप, हर स्टेप में CH2 ग्रुप को बढ़ाते जा रहे हैं, बट जो आपके कंपाउंड्स हैं अगर वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब कि अगर सारे के सारे क्या है, एल्कोहल्स हैं, तो वो क्या जनरेट कर रहे हैं, वो जनरेट कर रहे हैं होमोलोगस सीरीज़। एक ऐसी सीरीज़, एक ऐसी श्रृंखला बना रहे हैं जिसमें आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है और स्टेप बाय स्टेप आपका हर कंपाउंड CH2 के अकॉर्डिंग इंक्रीज करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो जब हम ये आपस में क्या है, होमोलोग्स हैं, सेम, जैसे एक परिवार होता है ना, वंश चलता रहता है, आगे चलता रहता है, एक सीरीज़ चल रही है, तो वो होमोलोगस सीरीज़ हो गई और वो सारे आपस में क्या हो गए, फैमिली मेंबर होमोलोग्स। क्लियर है? जैसे कि कोई शर्मा फैमिली है, ठीक है, तो शर्मा फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के होमोलोग्स हैं। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए अगर हम बात कर रहे हैं होमोलोगस सीरीज़ की, तो सबसे पहला तो क्या होता है कि इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इनमें, सेम। दूसरा क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, स्टेप बाय स्टेप CH2 ग्रुप जो है वो इंक्रीज करते हुए चलते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इनकी, सेम, सिमिलर सी होती है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो इनकी होती है वो डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, फिज़िकल प्रॉपर्टी इनकी डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास पर। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाता है इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज देखने को मिलता है, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा। ठीक है, नोट करिए इसको। अच्छा, एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, इनका जनरल फॉर्मूला भी सेम होता है। 5th पॉइंट ऐड कर लीजिए, दे आर हैविंग, अब ऑब्वियस सी बात है ना, सेम फैमिली के हैं, अगर सेम फैमिली के तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, सेम। सो दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला, इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम होता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया अल्कोहल का। ठीक है, ऐसे एल्डिहाइड वाले जितने भी हैं, जैसे मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, वो होमोलोगस सीरीज बना रहे हैं और वो एक दूसरे के होमोलोग्स हैं। ठीक है, तो जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n+1OH। तो इन सब का जनरल फॉर्मूला सेम रहेगा, बस कार्बन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो आप 1 2 पुट करके n की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें नेमिंग की, तो कंपाउंड की नेमिंग दो तरीके से की जा सकती है। एक होती है कॉमन नेमिंग और एक होती है आयुपैक नेमिंग। जैसे अगर हम अपनी बात करें, हमारा होता है ना, एक घर का नाम होता है और एक बाहर का नाम होता है। इन द सेम वे पहले क्या था, जब तक आयुपैक सिस्टम नहीं आया था तो स्टार्टिंग में कंपाउंड्स जहाँ से भी मिलते थे ना, जिस सोर्स से मिलते थे, जैसे किसी चीज़ से मिले तो उसके बिहाफ पे नाम रख दिया, किसी ने लाइक फाइंड आउट कर लिया तो उनके ऑनर पे नाम रख दिया, किसी साइंटिस्ट के बिहाफ पे हम लोगों ने उनको ऑनर देने के लिए कंपाउंड का नाम रख दिया। तो जब हम लोग कंपाउंड का नाम किसी सोर्स के बेसिस पे रखते थे तो उसको हम बोलते थे कॉमन नेमिंग, जिससे बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। लाइक सपोज जैसे कोई कंपाउंड बन गया, ठीक है, और उसको क्लेम करने के लिए दो लोग आ गए कि नहीं भाई मैंने पहले आइडेंटिफाई किया है, तो किसके बेसिस पे रखे नाम। तो बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक ये तो मैं ऐसे एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये बहुत लाइक कोई पैटर्न नहीं था, कोई रूल नहीं था, कोई तरीका ही नहीं था, तो मतलब बहुत दिक्कत होती थी नाम लाइक नेम रखने में, याद करने में, पैटर्न फॉलो करने में। तो फिर हम लोगों ने कहा कि भाई हम इससे एक बेटर तरीका निकालते हैं। ठीक है, तो 1892 में जेनेवा में, ये एक सिटी है स्विट्ज़रलैंड में, जेनेवा। तो 1892 में जेनेवा में
इंटरनेशनल कांग्रेस जो है केमिस्ट की, उन्होंने एक सिस्टम बनाया। उन्होंने कहा कि हम एक रूल का पैटर्न बनाएंगे, एक तरीका बनाएंगे, रूल को फॉलो अप करेंगे और उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे। तो इसीलिए वहाँ से नाम निकल कर आया जेनेवा सिस्टम, जो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि आयुपैक सिस्टम तो बाद में आया है, पहले उसको हम जेनेवा सिस्टम के नाम से जानते थे। फिर धीरे धीरे, जैसे ये तो 1892 की बात है, जब हम 90s के ईयर्स में आए तो वहाँ से फिर और रूल्स डेवलप होते गए, मॉडिफाई होते गए और फिर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के थ्रू नाम रख दिया गया इसका, क्या, आयुपैक सिस्टम। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को आयुपैक की भी फुल फॉर्म नहीं पता होती है, तो ये आपकी जीके बढ़ाने के लिए है। ठीक है, देखो पेपर में इसमें से कुछ नहीं आने वाला, बट एक बेस स्ट्रॉन्ग रखना, जो आप पढ़ रहे हो उसके आसपास की थोड़ी सी चीज़ें पता रखना, जीके डेवलप करना एक बहुत अच्छी हैबिट होती है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसी सब चीज़ें भी याद रखा करो, थोड़ा सा पता करने में इंटरेस्ट डेवलप किया करो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करते हैं आयुपैक नेमिंग की, तो आयुपैक नेमिंग जो है या कोई भी नाम जो है वो बेसिकली 3 पार्ट में बट जाता है। ठीक है, हम पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। वैसे तो देखो ऐसे लिखा जाता है वर्ड, रूट, प्रीफिक्स, सफिक्स, बट जैसे आप असली में सीखोगे, मैं उस पैटर्न के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ। हम प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले लिखा जाएगा। ठीक है, फिर आता है वर्ड रूट, जो बीच में लिखा जाएगा। इसको मैं अभी एग्जाम्पल से डिस्कस भी कर दूंगी, जो मेन होता है आपका। ठीक है, और सफिक्स जो होता है वो आपका बाद में लिखा जाता है। ओके, अब देखो, जब हम सफिक्स की बात करते हैं तो सफिक्स भी हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, अब दोनों में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको ये बताना है कि आपकी जो चेन है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, वो सब चीज़ें आती हैं प्राइमरी में। ठीक है, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप आया है वो बताएगा आपका फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लिखा जाएगा सेकेंडरी सफिक्स में। जैसे कि एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। मेरे पास है कंपाउंड CH3 CH CH3 CH2 CH2 OH। मैंने जानबूझ के थोड़ा सा सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, अब देखो, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, मैं उसको पेरेंट, मतलब उसको मेरे को नंबर 1 मानना है और उसको 1 मानकर मैं पेरेंट चेन ढूंढूंगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढूंगी। अभी मैंने रूल्स नहीं पढ़ाए हैं, बस ये बात समझाने के लिए थोड़ा सा एक बेसिक सा आइडिया दे रही हूँ। ठीक है, तो चलिए, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है उस वाले कार्बन को 1 मानकर मैं लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढूंगी, चाहे वो सीधी हो चाहे टेढ़ी मेढ़ी हो, डजेंट मैटर। 1 2 3 4 1 2 3 4 कैसे भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो 4 ही रहे, ले लिया, तो ये तो चला गया पेरेंट में। ओके, अब क्या मेरा कोई ऐसा ग्रुप है जो पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है, या कोई ऐसा ग्रुप है जो फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट नहीं कर रहा है? हाँ जी है। कौन सा है? CH3। तो CH3 को, यानी कि ये प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट जो है, इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स लिखेंगे, पहले इसका नाम लिखेंगे। जो चेन, पेरेंट चेन का पार्ट नहीं होता है ना, उसकी नेमिंग पहले की जाती है और पेरेंट चेन के बाद में की जाती है। तो पहले इसकी लिखेंगे। अब बताएंगे कि ये कौन से कार्बन पे अटैच है, जिस पे नंबर 3 है, मतलब ये 3rd पोजीशन वाले कार्बन पर अटैच्ड है। तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल। ठीक है, अब वर्ड रूट पर आएंगे। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्यूट, तो बीच वाला आ गया। फिर आते हैं सफिक्स में, जो बाद में लिखते हैं। अब 2 चीज़ में कैटेगराइज करेंगे। पहले ये देखेंगे सिंगल है, डबल है कि ट्रिपल है।
तो सारे के सारे क्या हैं, सिंगल हैं। सिंगल के लिए अभी मैंने आपको बताया था जब फैमिलीज पढ़ा रही थी, क्या होता है एल्केन, और एल्केन के लिए हम लगाते हैं एन, डबल बॉन्ड के लिए ईन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, YNE। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, तो मैं लिखूंगी एन। अभी मैं लिख रही हूँ क्योंकि मैंने रूल्स तो बताए ही नहीं है, वोवल्स वगैरह के बारे में भी नहीं बताया है। अच्छा, फिर उसके बाद है हमारे पास OH। OH क्या होता है, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, ओल। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा प्लस में ओल। अब रूल होता है कि दो वोवल्स एक साथ नहीं लिखे जाते, तो हम यहाँ से ई को हटा देते हैं और ये बन जाएगा आपका ओल। पोजीशन भी बताते हैं, बट ये 1 पे है तो 1 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये बन गया 3-मिथाइल ब्यूटेनॉल। ठीक है, अब पहला लेटर हमेशा कैपिटल आएगा, नंबर और नाम के बीच में हाइफन आएगा। ठीक है, नाम और नाम के बीच में कोई गैप नहीं आएगा, विदाउट एनी स्पेस इन कंटिन्यूएशन आपको लिखना है। नंबर और नंबर आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 2,2 ऐसे करके डाई कुछ करके मिथाइल फिथाइल आ गया, तो नंबर और नंबर के बीच में आपको कॉमा लगाना है। ये मैं आगे भी आपको धीरे धीरे बताऊंगी, वो तो बस यहाँ पे अब नाम लिखने की ज़रूरत पड़ गई तो मैं एक्सप्लेन करने लग गई। तो IUPAC नेमिंग की जब हम बात करते हैं तो वो कैसे बढ़ता है, प्रीफिक्स जो पहले लिखा जाता है, पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है। वर्ड रूट आपको बताना है कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, उस हिसाब से लिखा जाता है। सफिक्स में बताएंगे सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, तो एन, ईन, आइन ऐसे लिखा जाएगा। और सेकेंडरी सफिक्स में हम देखेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उस हिसाब से हम लगाते हैं। ठीक है, तो अब देखो इतना सब कुछ रूल पे जाने से पहले में इतना सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो एक तरीके का बेस क्रिएट हो रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं सबसे पहले आपको ये बताऊँगी कि वर्ड रूट एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, 2 वाले को क्या बोलते हैं, 3 वाले को क्या बोलते हैं, कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसके लिए हम लोग क्या सफिक्स यूज़ करते हैं। तो आप उसको पहले सबसे पहले नोट कर लीजिए और नोट करके अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए सबसे पहला क्या आता है हमारा वर्ड रूट। वर्ड रूट हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि चेन में कितने हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। अगर 1 कार्बन है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं मेथ, 2 कार्बन है एथ, 3 है प्रॉप, 4 कार्बन है ब्यूट, 5 कार्बन है पेंट, 6 कार्बन है हेक्स, 7 कार्बन अगर आ गए तो हम यूज़ करेंगे हेप्ट, 8 आ गए तो ऑक्ट, 9 आ गए तो नॉन, 10 आ गए तो डेक, 11 आ गए तो अनडेक, 12 आ गए तो डोडेक, 20 आ गए तो आइकोसेन एंड 30 आ गए तो ट्राई एकॉन्टेन। ठीक है, तो इसको नोट करिए और आपको ये ज़रूर याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं पता होगी तो नेमिंग आप नहीं सीख सकते। ठीक है, ऐसा कभी देखा है क्या कि काउंटिंग नहीं आती है और आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर पा रहे हो? जब तक आपको काउंटिंग नहीं आएगी, नंबर्स नहीं आएंगे, उनके बारे में पता नहीं होगा, तब तक आप बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं कर सकते। तो नेमिंग कैसे करना है या कैसे सीखना है, उसके लिए सबसे पहले बेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके, और इसको अच्छे से याद करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सफिक्स। सफिक्स हमें 2 चीज़ों के बारे में बताता है कि एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड कौन सा है, और अगर फंक्शनल ग्रुप कोई है तो वो कौन सा है। ठीक है, तो अब देखिए प्राइमरी सफिक्स जो है ये हमें बताता है नेचर ऑफ लिंकेजेस इन द कार्बन एटम। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हम एन लिखेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो हम ईन लिखेंगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो हम आइन लिखेंगे। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है, इट इंडिकेट्स अबाउट द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर एल्कोहल है, OH अगर है तो OL लिखेंगे हम लास्ट में। ठीक है, बिल्कुल नाम के लास्ट में लिखेंगे। एल्डिहाइडिक ग्रुप अगर है तो अल लिखेंगे, AL। कीटोन्स है तो ओन लिखेंगे, ONE। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है तो हम ओइक एसिड लिखेंगे, ओइक लिख के स्पेस देंगे फिर एसिड। एस्टर्स अगर है तो हम जो भी अल्काइल ग्रुप है पहले उसका नाम लिखेंगे, बीच में वर्ड रूट, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, उसके लिए देखेंगे क्या लिखना है, और लास्ट में लिखेंगे O8। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि एस्टर के लास्ट में क्या आता है, O8, याद रखना इसे। फिर है एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड्स अगर आ जाते हैं तो हम OYL, ऑयल क्लोराइड लिखेंगे। ठीक है,
एसिड अमाइड्स अगर आ जाए तो हम लास्ट में अमाइड लिखेंगे। नाइट्राइल्स अगर C ट्रिपल बॉन्ड N आ जाए तो उसके लिए लास्ट में नाइट्राइल्स लिखेंगे। अमीन्स अगर आ जाए, NH2 अगर आ जाए तो हम लास्ट में अमीन्स लिखेंगे, जैसे मिथाइलमीन, इथाइलमीन, इस तरीके से। ठीक है, तो इसे नोट करिए प्लीज़। वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से नोट करो, टेबल वगैरह बना के, और उसको अच्छे से याद करो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रीफिक्सेस के बारे में। प्रीफिक्सेस जो हैं वो नाम के पहले लिखे जाते हैं। ये वो ग्रुप्स होते हैं जो हम जिन्हें हम प्रायोरिटी नहीं दे रहे अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए। जैसे फंक्शनल ग्रुप कोई आ गया तो उसको हमने प्रिंसिपल ग्रुप मान लिया, मेन पेरेंट चेन का पार्ट, और ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो फिर पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बन पाते, तो इनके लिए हम लोग प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। जब आप नेमिंग करोगे ना, रूल सीखोगे, तब आपको एक एक चीज़ बारीकी से डिफरेंस पता चलेगा कि मैं क्या कह रही हूँ या कहाँ पे कब क्या यूज़ करना है, तो पैनिक नहीं होना है। ठीक है, फ्लोरीन अगर आ जाए तो हम लिखते हैं फ्लोरो, क्लोरीन आ जाए तो क्लोरो, ब्रोमीन आ जाए तो ब्रोमो, आयोडीन आ जाए तो आयोडो, NO2 अगर आ जाए तो नाइट्रो, NH2 अगर आ जाए तो अमीनो। प्रायोरिटी ऑर्डर भी मैं आपको सिखाऊंगी, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी। NO अगर आ जाए तो नाइट्रोसो लिखेंगे, N डबल बॉन्ड N आ जाए तो डाईएजो लिखेंगे। आगे जाके ना यहाँ पे तो हाइड्रोकार्बन में एक ही रिएक्शन आएगी, 12th में आप डाइजोनियम सॉल्ट से काफ़ी डील करोगे। ठीक है, तो N डबल बॉन्ड N, यहाँ भी नाइट्रोजन का किसी के साथ बॉन्ड रहेगा, वहाँ पे भी नाइट्रोजन का किसी के साथ बॉन्ड रहेगा, तो इसको बोलते हैं डाईएजो। OCH3 दिस इज मिथॉक्सी, OC2H5 इथॉक्सी, OH अगर आ जाए तो हाइड्रोक्सो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना मैंने आपको इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में बताया था, वो भी आपको ध्यान रखना है कि अल्केन में से अगर हमारा एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल। तो एल्काइल के लिए भी हम लोग प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप तो नहीं होते हैं, तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट ये एक्ट करते हैं। तो अगर जैसे CH3 आ जाए तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, मिथाइल। अगर C2H5 आ जाए तो क्या लिखना है, इथाइल। अगर आपके पास C3H7 आ जाए तो क्या लिखना है, प्रोपाइल। ठीक है, अगर C4H9 आ जाए तो आपको क्या लिखना है, मैंने ठीक लिखा है ना, ये CS एक बार चेक कर लेते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। 5 7 9, हाँ जी, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल। ठीक है, तो इस तरीके से मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, ठीक है, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल चलता रहता है। तो ये अगर आपके आ जा रहे हैं और आपको इनको एज अ प्रीफिक्स की तरह यूज़ करना है तो ये वर्ड्स आप यूज़ करेंगे। ठीक है, नोट करिए इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप खुद सोच के देखिए कि आज मैंने एक भी रूल डिस्कस नहीं किया, बट रूल सिखाने से पहले मैंने कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर एक पूरा लेक्चर डेडिकेट किया है। तो इट मीन्स ये चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी इनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग रूल स्टार्ट कर देंगे, रूल नंबर 1 2 3 ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।